नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी चंडीगढ़, राजधानी देहरादून, राजधानी भोपाल, राजधानी लखनऊ, राजधानी पटना और राजधानी रायपुर की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। पंजाब में केंद्रीय कृषि अध्यादेश का विरोध लगातार जारी है और किसान सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल कर सकती है। यूं तो मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव की चर्चाएं लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अब लगता है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। तीसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी मंत्री अपने विभाग की एक दिन समीक्षा करें और समीक्षा का दिन सोमवार को रखें। कम से कम 4 दिन क्षेत्र में दौरा करें। और चौथी तस्वीर है राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों के अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। अब रुख करते हैं राजधानी पटना का। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों का सिंबल बदल दिया। चुनाव आयोग ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को अब कैंची चुनाव चिन्ह जारी किया है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। राजधानी रायपुर के चारों तरफ सड़कें कम और गौशाला ज्यादा नजर आती है। गौशाला में सड़क ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों की आदत बन चुकी है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। पंजाब में केंद्रीय कृषि अध्यादेश का विरोध लगातार जारी है और किसान सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इसी कड़ी में अध्यादेशों को रद्द करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब कांग्रेसी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा और ज्ञापन सौंपने का काम करेगा। तो वहीं इस मसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों के सामने शियद और अन्य राजनीतिक दलों की सच्चाई सामने आ चुकी है। अकाली नेता इस मुद्दे पर ड्रामेबाजी कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वास्तविकता यह है कि जब यह अध्यादेश संसद में कानून बनाने के लिए पेश हुआ तब सुखबीर बादल सदन से बाहर थे। इससे सिद्ध होता है कि अकाली दल प्रधान किसान जत्थेबंदियों को छलने के लिए सारा नाटक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे साफ झलकता है कि किसानों और राज्यों के हितों को अनदेखा करते हुए साजिश रची गई, जबकि कृषि संविधान के अनुसार राज्यों की जिम्मेदारी। टाइम से बोलू आर्टिनेस्ट से बोलू क्योंकि जिन्हों नाम ला जा मैथों ओने पूछता हो जाना। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेश के खिलाफ पंजाब में किसानों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इसकी वजह से आने जाने वाले जो लोग हैं उनको क्या कुछ परेशानी हुई, क्योंकि अधिकारियों ने कई स्थानों पर मार्ग जो है वो परिवर्तित किए हुए थे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें, जिस तरह से किसानों के द्वारा केंद्रीय 3 खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार ये प्रदर्शनों का दौर जारी है, क्योंकि किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से ये 3 जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं ये खेतीबाड़ी को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। तो ऐसे में इसका लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में जगह जगह पर सड़कें जाम की गई हैं, हाईवे जाम किए गए हैं, विरोध प्रदर्शन जो है वो और ज़्यादा तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लोग जो हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन
पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार अगर हम सड़कों की बात करें तो जो रोड जाम किए गए हैं उससे आम यातायात जो है वो ज़रूर प्रभावित होता हुआ नजर आया। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से जहां पर भी धरने प्रदर्शन किए गए थे वहां के रोड्स को डाइवर्ट कर दिया गया था, दूसरी जगह से लोगों को जाने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन और तीव्र होते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से कल लोकसभा के अंदर असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है 2020 पेश किया गया, उसका कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं विरोधी पार्टियां हैं, चाहे उसमें शिरोमणि अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो बड़े लेवल पर विरोध करती तो नजर आई। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के अंदर बीजेपी की मेजोरिटी है तो ऐसे में उसी मेजोरिटी के चलते वो बिल जो है वो लोकसभा के अंदर पास होता हुआ नजर आया, जिसका विरोध अब और ज्यादा बड़े लेवल पर होता हुआ नजर आएगा। पंजाब विधानसभा ने 28 अगस्त को इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। राज्य की कांग्रेस ने सरकार की अगर बात करें तो उनका इस पर क्या कुछ कहना रहा? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम मुख्यमंत्री के बयान की बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक बयान जो है वो जारी किया है और इस बयान में मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लोकसभा ने पास किया है उस एक्ट को हम कोर्ट के अंदर चुनौती देंगे। और आज इसी के संदर्भ में एक कह सकते हैं कि 11 मेंबरी डेलीगेशन जो है वो पंजाब के राज्यपाल को भी मिलने जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री जो है वो खुद इस डेलीगेशन की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उनके साथ सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के पंजाब प्रधान है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तकरीबन 11 विधायक जो और कह सकते हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो राज्यपाल से डिमांड करेगा कि जिस तरह से पंजाब विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके तीनों ही खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को पंजाब में लागू ना करने का एक जो कह सकते हैं मता पास किया था, तो उसको राज्यपाल भी मंजूरी देने का काम करे और आगे राष्ट्रपति के पास भी मंजूरी को दें, क्योंकि अगर ये ऑर्डिनेंस पंजाब में लागू होते हैं तो फिर इनका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पर अध्यादेश का विरोध तो जिस तरह से लगातार जारी है। विनीत, अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें, प्रदर्शन भी बड़े लेवल पर होते नजर आ रहे हैं। विनीत, अगर हम बात अब आम आदमी पार्टी की कर लें तो जिस तरह से उनका यह कहना था कि जो पार्टी के सांसद हैं वो संसद में इसके खिलाफ वोट करेंगे, ऐसे में क्या पार्टी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इन बिलों का आज विरोध कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। कल भी जब एक बिल सदन के पटल पर रखा गया था तो उसका बड़े लेवल पर विरोध होता हुआ नजर आया था। अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो जहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन के बाहर किसानों के साथ धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर भगवंत मान जो उनके एकमात्र पंजाब से सांसद हैं वो इसका लगातार विरोध करते नजर आए। उनके द्वारा सदन की कार्रवाई से वॉकआउट भी किया गया। तो ऐसे में जरूर इसका बड़े लेवल पर विरोध अब देखने को मिल रहा है। लेकिन विरोध तो हो रहा है। विनीत, एक आखिरी सवाल आपसे यहां पर ये करना चाहूंगा इस मुद्दे पर, जिस तरह से आपने कहा कि किसान सड़कों पर है, पूरे राज्य के जो किसान है क्या वो एकमत हैं या कौन कौन से किसान संगठन हैं जिनके आह्वान पर राजमार्गों पर रोष प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया गया? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम भारतीय किसान यूनियन की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन की 250 जो जत्थेबंदियां हैं, यानी उनकी जो 250 जत्थेबंदियां हैं वो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में 10 से 15 किसान जत्थेबंदियां, चाहे उसमें हम भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की बात करें, चाहे उसमें हम भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ग्रुप की बात करें या अन्य जो किसान जत्थेबंदियां हैं, वो लगातार इसका विरोध करती नजर आ रही हैं और इस पूरे मसले को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और कृषि अध्यादेश जो है उसके खिलाफ जो किसान है वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल कर सकती है। यूं तो मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव की जो चर्चाएं हैं वो लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अब लगता है कि जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। इस वक्त उत्तराखंड कैबिनेट में 3 पद खाली हैं जिन्हें जल्द ही भरा जा सकता है। माना जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद बीजेपी के 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देहरादून में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मंत्रिमंडल में विस्तार जरूर होगा। यह काम पहले ही हो जाता, लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते इसे टालना पड़ा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो जल्द ही हाईकमान से बात कर कैबिनेट विस्तार का फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उन विधायकों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग गई जो पिछले 3.5 साल से कैबिनेट मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने मंत्रिमंडल में जल्दी बड़ा फेरबदल कर सकती है। मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव की चर्चाएं लंबे वक्त से लग रही थी और अब लगता है कि इसकी जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से इस वक्त हमारे साथ प्रतीक पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव की चर्चाएं लंबे वक्त से चल रही है और अब लगता है कि जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और पितृपक्ष के बाद उत्तराखंड में त्रिवेंद्र कैबिनेट का विस्तार होना है। त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने मंत्रिमंडल में क्या कुछ फेरबदल कर सकती है और क्या लगता है किन नए चेहरों को यहां पर इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? बिल्कुल लोकेश, कैबिनेट की जो विस्तार, कैबिनेट का जो विस्तार है उसकी लगातार अवतरण जो तेज होती नजर आ रही है। साफ तौर पर मीडिया के सामने जाहिर किया है कि कैबिनेट का विस्तार होना है और ये कैबिनेट का विस्तार पितृपक्ष के समाप्त होते ही किया जाएगा, क्योंकि जो तमाम तरह से जो विधायक जो केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं अटकलें लगातार तेज होती जा रही थी कि कैबिनेट का विस्तार होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि कैबिनेट के जो 3 पद हैं वो कहीं ना कहीं भरे जाएंगे। ऐसे में अटकलें ये भी लगती नजर आ रही है जो कुमायूं मंडल से 2 और 1 गढ़वाल मंडल से कैबिनेट के लोगों को शामिल किया जा सकता है। इसमें ब्राह्मण चेहरा भी सामने आ सकता है। फिलहाल जो दिग्गज नेता हैं, जो दिग्गज विधायक हैं, उनके लगातार चर्चा उनके सामने आ रही है, क्योंकि बिशन सिंह चौपाल जो 5 बार से विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में बीते दिनों पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं, तो लिहाजा तमाम तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही है। 2017 के बाद अटकलें जिस तरह से लगातार है, प्रतीक मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा, अगर पद की बात करें तो ये केवल 3 है, लेकिन इन पर काबिज होने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में विधायक जो है उनको संतुष्ट कर पाना कितनी बड़ी चुनौती है त्रिवेंद्र रावत सरकार के लिए? बिल्कुल लोकेश, 2017 के बाद से कैबिनेट का जो विस्तार होना था वो 70 सीटों को लेकर हो रहा था। 70 सीटों में 12 पद भरने थे, 12 पदों में 10 पद भर दिए गए थे, जिसके साथ ही एक पद जो था वो वित्त मंत्री प्रकाश पंत का था, वो जो निधन जिनका हो गया था, जिसके बाद 9 पद बचे थे। 9 पद में 3 पदों को भरना था। तो फिलहाल अब चुनौती सरकार के साथ ये है क्योंकि विधायकों को किस तरीके से संभालना है, क्योंकि 15 विधायक पहले से लगातार जो अटकलें आ रही थी उसमें नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि महत्वपूर्ण जो पद हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास ऑलरेडी है। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आबकारी हो, चाहे वित्त हो, तो तमाम सारे महत्वपूर्ण विभाग खुद मुख्यमंत्री अपने पास लिए थे। तमाम सारी चर्चाएं इसको लेकर होती नजर आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस पर प्रहार करते हुए नजर आ रही थी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार देखी जा रही थी और स्वास्थ्य मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास मौजूद था। ऐसे में बिशन सिंह चौपाल एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते रहे हैं और ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि कुछ विधायक जो हैं वो नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन उधर अगर बात करें मौजूदा कैबिनेट में डॉक्टर धन सिंह रावत की, तो क्या लगता है उनका प्रमोशन भी हो सकता है? बिल्कुल देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के काफी खास माने जाते रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग उनको अभी पहले से दे रखा है, तो फिलहाल अटकलें ये भी लगती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन भी हो सकता है। धन सिंह रावत, साथ ही आपको बता दूं, धन सिंह रावत काफी एक्टिव कैबिनेट मंत्री माने जाते रहे हैं, तो फिलहाल अगर ये इनका प्रमोशन हो सकता है। कई ऐसे जो मंत्री हैं उनका भी फेरबदल होने की आशंका जताई जा रही है। जी ठीक है प्रतीक, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा, वैसे तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का ये मामला है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हाईकमान से बात करके कैबिनेट विस्तार का फैसला लेंगे या अपनी मर्जी के हिसाब से फैसला लेंगे? बिल्कुल, अब जैसा कि मीडिया से रूबरू होकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से पूरा सलाह मशुरा लेने के बाद ये कैबिनेट का विस्तार होगा। फिलहाल ये जो अटकलें थी जो 2017 के बाद से लगातार चली आ रही थी, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और तकरीबन जब चुनाव के 1.5 साल वक्त बाकी बचा है तब ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, तो तमाम सारे सवाल अब सरकार पर उठते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी विधायकों में भी देखी जा रही है। क्योंकि बीते दिन पहले की अगर बात करूं तो 15 विधायक
शीर्ष नेतृत्व से जाकर मिले थे। उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि अधिकारी उनकी मनमानी के साथ काम नहीं करने देते हैं। तो फिलहाल अब कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साधने का प्रयास अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करते नजर आ रहे हैं। अब साधने का कहाँ प्रयास तो तो हो रहा है। प्रतीक, प्रचंड बहुमत की जो सरकार है उसमें 3 मंत्री पद जो हैं वो अरसे से खाली हैं और 2 पद ऐसे हैं जो शुरू से ही खाली रहे। और अब जबकि सरकार का लगभग 1.5 साल बचा है, तो जो विधायक है उनकी बेचैनी जो है वो कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, लगातार जो बैठकें भी लगातार की जा रही हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व के साथ हो, चाहे फिर लोकल प्रदेश के जो नेता है लगातार अपनी बैठकों के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी लगातार बातचीत की जा रही है। नैनीताल में अभी बीते दिनों पहले कई विधायकों ने एक साथ मिलकर बैठक की है और साफ तौर पर जाहिर किया कि किसको कैबिनेट में शामिल होना है। फिलहाल मुन्ना सिंह चौहान का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि विकासनगर से काफी दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। बिशन सिंह चौहान हो या फिर उमेश शर्मा का हो, काफी पुराने विधायक देखना दिलचस्प होगा कि किन नए चेहरों को यहां पर जगह मिलती है, क्योंकि त्रिवेंद्र कैबिनेट का जो विस्तार है और अब जल्द ही होने वाला है। धन्यवाद प्रतीक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी मंत्री अपने विभाग की एक दिन समीक्षा करें और समीक्षा का दिन सोमवार को रखें। कम से कम 4 दिन क्षेत्र में दौरा करें। अभी प्रभार के जिले में लेंगे तो आप 2 दिन एक जिले में दें और क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन जाकर देखें। विकास कार्यों का निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है और ऐसे में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आपका विभाग क्या करेगा, इसकी योजना रोडमैप बनाएं। जनता से सुझाव मांगे। लगभग 700 सुझाव आए भी हैं और विभागों के लिए आए सुझावों पर अधिकारियों और अनुभवी लोगों से चर्चा करें। ये जानकारी जो है सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। 23 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को संबल योजना का लाभ दिया जाएगा। इस तरह से 16 से लेकर चलने वाला यह सप्ताह है। 16 तारीख को 12 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन बाकी के दिनों में ये जो कार्यक्रम होंगे वो 11 बजे होंगे। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में निःशक्त जन बालक बालिकाओं को ग्वालियर में स्टेडियम हेतु 1 रुपए में लगभग निःशुल्क भूमि प्रदान की गई। निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम ऐसा करने वाला देश का प्रदेश पहला है, पहली सरकार है जो इस बात को बताती है कि सर्वांगीण सोच लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह से तमाम ये जानकारी दी, यह हमने आपको यहां पर बताया। आपको बता दें कि सभी मंत्री अपने विभाग की सोमवार को समीक्षा करें, इस बात की तमाम ये बातें इन्होंने कही है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी मंत्री अपने विभाग की एक दिन की समीक्षा करें और जो समीक्षा का दिन है वो सोमवार को रखें। इस पे कम से कम 4 दिन क्षेत्र में दौरा करें और अभी प्रभाग के जिले में लेंगे तो आप 2 दिन एक जिले में दें। क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन जरूर देखें। विकास कार्यों का निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है वो जरूरी है। ये तमाम बातें मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी और इसके अलावा जो तमाम जानकारी है सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दी है। और भोपाल से हमारे साथ हम संवाददाता शैलेंद्र पारासर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सीएम शिवराज ने क्या कुछ लक्ष्य जो है इस कैबिनेट में तय किए हैं? बिल्कुल लोकेश, बताना चाहूंगा जिस तरह से सीएम कैबिनेट बैठक में 3 अहम मुद्दों को फैसला लिए गए, जिसमें 3 चीजों का, एक तो आगामी उपचुनाव जो प्रदेश में होने जा रहे हैं उसको भी देखा गया और दूसरी ओर प्रदेश की बदहाल व्यवस्थाएं जो विकास का अटके हुए थे उनको देखा गया और तीसरी ओर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार के लिए देखा गया। सबसे पहले मुद्दे की हम बात करें जिस पर मोहर लगी है तो वह मेट्रो जाल का है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र भोपाल से इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र को डायरेक्ट जोड़ने का यह फैसला लिया गया। तो इसमें पूर्व में यह फैसला भी लिया गया था, 2.5 साल पूर्व यह फैसला हुआ था।
कैबिनेट में, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ सरकार ने इस फैसले पर अटक गई थी यह फाइल। तो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें यह फैसला लिया गया। वहीं दूसरे मुद्दे की हम बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो या प्रदेश में व्यापारियों के इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो इन फैसलों पर मोहर ली गई। कई ऐसे फैसले लिए गए जिसमें अभी आगामी उपचुनाव जो प्रदेश में होने को जा रहे हैं, तो उसमें नगरीय निकाय की सीमाओं को बढ़ाने की भी बात यहाँ पर कई मुद्दों पर यहाँ फैसले लिए गए, जिसमें अगर सीमांकन होता है और उन क्षेत्रों में बढ़ाया जाता है तो सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा और केंद्र से मिलने वाली जो मंजूरी है वह भी निकाय चुनाव में सामने आएगी। ठीक है शैलेंद्र, 1 नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर भी क्या योजनाओं का जो ब्यौरा है वो जनता के सामने रखे जाने की किसी तरह की जो बातें हैं वो सामने आई है? देखिए लोकेश, जिस तरह से कैबिनेट में फैसले हुए हैं और 1 नवंबर के पूर्व में ही चूंकि आगामी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव यहाँ पर घोषणा होना है और इन उपचुनाव को देखते हुए सबसे पहले तो इस क्षेत्रों में जो योजनाओं पर मोहर लगी है, तो वो जहाँ जहाँ उपचुनाव है, चाहे वो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें या ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर सीधे तौर पर योजनाओं की सौगात दी गई। कई ऐसे फैसले लिए गए जो कि अन्य राज्यों में नहीं लिए गए। उन फैसलों में अहम फैसला जिस तरह निःशक्त जनों के लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र में फ्री में जमीन देने की बात की, जो कि मात्र 1 रुपए में निःशक्त बालक बालिका को जमीन दी जाएगी। और दूसरी अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल योजना, जिस तरह से सूखे की हमेशा बुंदेलखंड को मार झेलनी पड़ती है, तो उस योजना को देखते हुए भूजल अटल योजना के तहत 914 करोड़ की यह पाइपलाइन और जल स्तर को सुधार करने की योजना पर यहाँ मोहर लगी। और कई जो कमलनाथ सरकार में कई योजना या कई स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज बंद किए गए, उन मेडिकल कॉलेज को खोला गया। और पूर्व में जो शिवराज सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया था, जो कि काफी जनहित की योजना थी, कमलनाथ सरकार में बंद होने के बाद उन योजनाओं पर भी मोहर लगी है। जी शैलेंद्र, तमाम इन जानकारियों के अलावा जो योजनाओं की आपने जानकारी दी, उसके अलावा हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे सुशासन संबंधी रोडमैप जो है उसको लेकर क्या किसी तरह का कोई विचार विमर्श किया गया? साथ ही आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान की जो बात है वो लगातार कही जा रही है, सभी मंत्री अपने विभाग की सोमवार को समीक्षा भी करेंगे, ये भी बातें जो है सामने आ चुकी है, नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है। इसके बाद जो प्रभावित है उनको सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से किस तरह से राहत पहुंचाने की बात जो है वो सामने आ रही है? बिल्कुल लोकेश, जिस तरह से जनसंपर्क मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया, शिवराज कैबिनेट में जो अहम समीक्षा बैठक की गई, सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि उनके विकास कार्यों के जो रोड मैप तैयार किए हैं उनको सख्ती से जल्द उसकी समीक्षा करें और जितनी भी जल्द हो सके उन क्षेत्रों में पहुंचे, उन क्षेत्रों में विकास कार्यों को जितनी जल्दी हो उसको क्रियान्वित किया जाए। चूंकि उपचुनाव के फैसले कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस के लिए जिस तरह देखने में आ रहा है कि सरकार 15 साल बाद सरकार मिली थी और 15 साल के बाद यह चुनौती होगी। अगर इस बार उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा अगर सीटें गवा दी गई तो उनके लिए बहुत बड़ी जनहानि होगी और उनके क्षेत्र में यहाँ का वर्चस्व भी कम होगा। वहीं बीजेपी में इसको लेकर योजनाओं और वर्तमान की सत्ता को देखते हुए देखा जा रहा है कि इन योजनाओं पर मोहर इसलिए भी लगाई जा रही है ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक भी उनको मिल सके। साथ तो कहीं ना कहीं जनहानि हो सकती है, इसकी भी सरकार को चिंता है। और अगर हम बात करें महामारी की, तो प्रदेश की अगर बात करें तो महामारी का जो प्रकोप है वो बढ़ते संक्रमण के साथ जो थमने का नाम तो ले ही नहीं रहा है, और इसे लेकर कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है। उसमें और किन प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई? क्या किसी प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है? देखिए लोग, जिस तरह कोविड का प्रकोप है, अनलॉक की प्रक्रिया भी हुई, लेकिन गाइडलाइन केंद्र की पालन हर स्टेट को करना था। लेकिन चूंकि बीजेपी सत्ता में होने के कारण यहाँ पर रैलियां जिस तरह से हुई, सभाएं हुई, घोषणा हुई, भीड़ देखी गई, तो उससे प्रदेश में 4 गुना ज्यादा लोगों को इस बीमारी का प्रकोप झेलना पड़ा। और उनको अगर देखा जाए तो इस तरह की जो रैलियों पर और सभाओं पर लगाम लगाने की बात अभी हो रही है वर्तमान में, लेकिन अगर ये पूर्व में होती तो काफी लोग इस महाबीमारी के प्रकोप से बच जाते। लेकिन अब इसके ऊपर सख्ती लाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी को इसका सब ज्यादा, बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं उनके ऊपर ये प्रकोप की मार देखने को मिल रही है, भले वो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या विधानसभा
के अध्यक्ष हो या मीडिया प्रभारी हो, तमाम कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी के ज्यादा यह प्रकोप देखने में आ रहा है। तो सीधे तौर पे इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि सख्ती की जो बात की जा रही है कोविड-19 के तहत, अब इन चीजों का पालन होगा। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के तहत देखा जा रहा था कि जो सभाएं होंगी उन सारे नियमों का पालन अभी नहीं देखने को मिल रहा है, और तमाम जनमत को समेटने के लिए कि अपने अपने भले ही प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और लोगों के लिए ज्यादा लाभ देने की बात हुई, लेकिन मौत से बढ़कर खेल कोई नहीं हो सकता कि लाशों पर जिस तरह से जनसैलाब में यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और उनको कोरोना का अगर उनको प्रकोप होता है तो स्वाभाविक बात है कि प्रदेश में लाशों का ढेर बिछने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी इस और भी कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक करना होगा, ध्यान देना होगा। जो तमाम ये योजनाएं चलाई जा रही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत कैबिनेट बैठक में तमाम निर्देश जो हैं वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए हैं। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और राजधानी की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों के अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में 50 वर्ष से ऊपर के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी IAS पूजा पांडे निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य के द्वारा गठित की गई है। इस कमेटी में अपर निदेशक प्रशासन को अध्यक्ष बनाया गया है, तो साथ ही संयुक्त निदेशक कार्मिक, संयुक्त निदेशक मुख्यालय और वरिष्ठ लेखाधिकारी को सदस्य बनाया गया। तो वहीं कई कर्मचारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है, बस जिस तरीके की चाह रही है उस तरीके के फैसले ले रही है। 50 वर्ष की उम्र में अनिवार्य रिटायर करना सही है, लेकिन केवल उनका जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता या फिर जो काम नहीं कर रहे। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों के अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए प्रक्रिया जो शुरू कर दी है। मुहिम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह और निवेदन है कि जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट की 50 साल की जो मुहिम लेके आए हैं इसको तत्काल बंद कर दिया जाए, अन्यथा प्रदेश में कर्मचारी एक आंदोलन का रूप ले लेंगे।
जो सरकार को कहीं ना कहीं 22 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रदेश में इनकी संविदा की मुहिम को लेके प्रदेश में युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और 50 साल अगर कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे तो कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये सरकार को इसकी 22 में इसको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये 50 साल की मुहिम है इसको तत्काल बंद कर दिया जाए, अन्यथा कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, स्वास्थ्य विभाग में 50 से ऊपर वालों की अनिवार्य रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों पर छंटनी की जो तलवार है वो भी लटकी हुई है। क्या अनिवार्य सेवानिवृत्त की स्क्रीनिंग के लिए कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया है? देखिए लोकेश, जिस तरीके से योगी सरकार का सीधे तौर पे एक प्लान था कि जो 50 साल से ऊपर है, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है या जो काम में लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे बाबुओं की सबसे पहले 4th क्लास से इसकी शुरुआत करी गई है। ऐसे बाबुओं की, ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करी जाए। उसके बाद जो कमेटी बनाई जाएगी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के जो तमाम राज्य के संगठन है, चाहे वो यूपी रोडवेज हो, चाहे वो राज्य संयुक्त परिषद का जो भी कर्मचारी संगठन है राज्य सरकार के, नजर आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अफसरशाही काफी हावी है। ऐसे में उन बाबुओं के ऊपर भी तलवार लटकना शुरू हो गई है जो वर्षों से इस विभाग को अपनी सेवा देते आए हैं और कहीं ना कहीं विभाग को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के दौरान भी नौकरी करी है, जिन्होंने विभाग का नाम ऊंचा किया है, जिनके सहयोग से विभाग आगे बढ़ा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं मनमुटाव और मतभेद को लेते हुए भी इनको जबरन रिटायर किया जा सकता है। तत्काल इसे वापस लेने की मांग हो रही है। सबसे पहले एक बात समझनी होगी जी, निजीकरण का विरोध पहले से ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रोडवेज को लेकर के चर्चा चल रही है कि ये निजीकरण किया जाएगा, तो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसको लेकर के कर्मचारियों में खासा रोष है। उसके बाद एक दूसरा पैरामीटर आ जाता है कि 50 के ऊपर के जो बाबू हैं उनकी स्क्रीनिंग करी जाएगी। बाबुओं के बाद अब सीधे तौर पर ये उच्च अधिकारियों तक जाएगी। इससे पहले भी एक फरमान जारी हुआ था कि 50 से ऊपर के जो IPS ऑफिसर हैं अब वो किसी जिले के कप्तान नहीं बनेंगे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक विभाग में अगर ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो जो अन्य विभाग है उनमें जो कर्मचारी हैं वो खासा अपने को आसान महसूस कर रहे हैं। देखिए, पुलिस विभाग इसमें सबसे ज्यादा शायद महसूस कर रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर 50 वर्ष से उम्र कई ऐसे दीवान हैं जो थानों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको अपने ऊपर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से उसकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं कर्मचारी जो संगठन है राज्य सरकार के, उसमें रोष है और ये रोष एक दिन आंदोलन का भी रूप ले सकता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कर्मचारियों में रोष है और ये एक तरह से आंदोलन का रूप भी ले सकता है। पुनीत, कोरोना काल के दौरान जान जोखिम में डालकर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अगर हटाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में अफसरशाही की वजह से राज्य कर्मचारी जो संगठन है उनमें कितना रोष है? देखिए लोकेश, जो राज्य कर्मचारी संगठन में उनमें खासा रोष नजर आ रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि स्क्रीनिंग की आड़ में उन कर्मचारियों पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने विभाग को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, जिनका स्वास्थ्य खराब था उसके बाद भी वो नौकरी पर आए और उन्होंने विभाग के जो जरूरी काम है उनको निपटाए। जो कोरोना काल में जिन्होंने नौकरियां करी, कई ऐसे हैं जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई क्योंकि वो लगातार ऑफिस आ रहे थे और कोरोना की चपेट में आ गए। लेकिन ऐसे लोगों का सरकार सीधे तौर पर सम्मान करने की बजाय उनका सहयोग करने की बजाय ऐसी नीति लेकर के आ रही है कि 50 साल के ऊपर के जो भी बाबू हैं या जो भी कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन इस स्क्रीनिंग की आड़ में कहीं अधिकारी जो है वो आपसी मतभेद को भी ना कैश करा ले, कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है उसको भी कैश ना करा ले। ये भी बड़ी समस्या बिल्कुल हो सकती है। पुनीत, स्क्रीनिंग कमेटी के गठित होने की जो खबर है इसके मिलते ही स्वास्थ्य महानिदेशालय, CMO दफ्तर और अस्पताल के कार्यालयों में जाहिर है खलबली जो है वो तो मची गई होगी। 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की चिंता जो है वो बढ़ गई होगी। क्या योगी सरकार ने आदेश पर सूची बनानी जो है वो शुरू कर दी है? देखिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में स्क्रीनिंग के लिए एक आदेश IAS प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, हालांकि ये पहली बार नहीं है। जो नौकरी की नियमावली है उसमें ये प्रावधान है और उसी प्रावधान के तहत ये काम किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी ये बात होती थी कि 50 साल से ऊपर के जो भी कर्मचारी हैं उनको अनिवार्य रिटायरमेंट कर दिया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर 50 के ऊपर के लोग अनिवार्य रिटायरमेंट करे जा रहे हैं, उनको अनिवार्य रिटायर किया जा रहा है, तो नौकरियां भी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के पहले उत्तर प्रदेश में जितनी नौकरियां थी या
तो वो कोर्ट में है या तो सरकार द्वारा लंबित है, और कोरोना काल के बाद में कोई नई नौकरियां आ नहीं रही है। ऐसे में विभाग में भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। कर्मचारियों की ये मांग है कि सरकार जितनी तेजी से अगर अनिवार्य रिटायरमेंट कर रही है उतनी तेजी से अगर भर्ती करेगी तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो बना रहेगा। समझने वाली बात यहाँ पर यह होगी, कर्मचारी खासा नाराज है। यही कर्मचारी है, यही कर्मचारी संगठन है जो चुनाव के वक्त वोट भी करते हैं, यही उत्तर प्रदेश के निवासी है। ऐसे में ऐसा अफसरशाही रवैया कहीं ना कहीं 2022 में बीजेपी को भारी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भारी तो पड़ सकता है। विभिन्न सरकारी विभाग जो है उनमें अनिवार्य सेवानिवृत्त के दायरे में आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा किन किन कर्मचारियों को रखा गया है और क्या इन सब पर अंतिम निर्णय जो है वो हो चुका है या होना बाकी है? नहीं, अभी किसी तरह का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अभी स्क्रीनिंग के लिए एक आदेश पारित हुआ है जो पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग से जो समूह का और समूह खा के लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग करेगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, क्योंकि कई ऐसे हैं जो मेडिकल पर चल रहे हैं और कई ऐसे हैं जो इनके काम में लापरवाही। अब ये जो कमेटी बनाई गई है ये समूह गा और समूह घा के जो भी कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग करेगा। स्क्रीनिंग करने के बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में जो प्रशासन है वो इस पर फैसला लेगा। लेकिन जिस तरीके की ये प्रक्रिया शुरू हुई है, स्वास्थ्य विभाग में हलचल है। खाली स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में भी हलचल है क्योंकि प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। और जो कर्मचारी संगठन है वो अपने आप को खासा असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी राय नहीं ली जा रही है और कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनको जो सबसे ज्यादा डर सता रहा है क्योंकि जो मेडिकल पर चल रहे हैं अगर उनको अनिवार्य रिटायर किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो लोग सीधे तौर पर काम कर रहे हैं, मेहनत से जो नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने विभाग का नाम रोशन किया, देखिए एक बाबू जो होता है वो एक विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है, बरसों से वहां पर होता है। लेकिन कई ऐसे बाबू हैं जिन्होंने विभाग के जब कई ऐसे कानूनी मामले फंसे हो या फिर विभाग का कोई ऐसा मैटर फंसा हो लेकिन उनके एक सहयोग से सीधे तौर पर विभाग का नाम भी होता है, ऐसे लोगों पर कहीं अधिकारी आपसी मनमुटाव का फायदा उठाते हुए उनका भी नाम स्क्रीनिंग में ना डाल दें, उनके ऊपर भी कार्रवाई ना हो जाए, उसको लेकर के कर्मचारी संगठन खासा नाराज है। और सरकार को इस बात को समझना होगा कि 2022 नजदीक है, केवल 1.5 साल बचे हैं। ऐसे में इस तरीके के अगर मनमाने फैसले आएंगे तो कहीं ना कहीं 2022 में बीजेपी को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि 2022 जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, जिस तरह से राज्य कर्मचारी संगठन जो है उनमें काफी रोष भी देखा जा रहा है क्योंकि रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया है वो यहां पर कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बार बार ये बातें कही है कि मनमुटाव जो है उसका असर भी यहां पर देखने को मिल सकता है, उसको हम विस्तार से यहां पर समझना चाहेंगे। देखिए लोकेश, सीधी सी एक बात है कि अगर कोई अधिकारी है और वो अपने किसी कर्मचारी से नाराज है क्योंकि काम के दौरान आपसी मनमुटाव होते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर के, ऐसे में स्क्रीनिंग होगी तो सारी पावर अधिकारी के हाथ में है, वो चाहे जिसका नाम चाहे उसका नाम डाल सकता है। ऐसे में 50 वर्ष से उम्र के वो जो स्वस्थ हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव या कह लीजिए काम को लेकर के किसी तरह की कहासुनी हुई है, ऐसे में उनका नाम स्क्रीनिंग कमेटी में ना दे दिया जाए, उनको इसमें ऐड ना कर दिया जाए, इनको जबरन रिटायर कराया जाए, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार को जो भी कर्मचारी संगठन है उनके साथ बैठ करके वार्ता करनी चाहिए, उसके बाद इस तरीके का फैसला लेना चाहिए कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कई ऐसे दीवान हैं जिनकी वजह से थाना टिका हुआ है। कहने का मतलब साफ है कि एसओ जो है वो आते जाते रहते हैं, एसएचओ आते जाते रहते हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन जो दीवान है उसको पूरी जानकारी रहती है क्योंकि वो बरसों से उसी थाने पे है। ऐसे में जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो स्वास्थ्य परीक्षण जिनका सही नहीं है, जो स्वस्थ नहीं है, उनको रिटायर करना सरकार के का फैसला सही है, लेकिन जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं, ऐसे लोगों को जबरन रिटायर नहीं करना चाहिए। ठीक है पुनीत मोहन, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनिवार्य रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और इसके लिए जो कमेटी है उसका गठन भी यहां पर कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों का सिंबल बदल दिया है। चुनाव आयोग ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को अब कैंची चुनाव चिन्ह जारी किया है, तो वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कड़ाही का सिंबल दिया है। आपको बता दें, पहले जन अधिकार पार्टी का चुनावी सिंबल हॉकी था और जीतन राम मांझी की पार्टी का सिंबल टेलीफोन था। इन दोनों दलों के साथ साथ 12 पार्टियों को आयोग ने सिंबल जारी किया है। राष्ट्रीय जन पार्टी को बैट का सिंबल दिया गया है। राजनीतिक पार्टी बनाने वाले
जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है, उन्हें आशुतोष कुमार की जन अधिकार पार्टी को अब मान्यता जो है वो मिल चुकी है। इसके अलावा जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को टेलीविजन छाप, जनता दल राष्ट्रवादी को डोली का सिंबल, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल छाप का चुनाव चिन्ह मिला है। पप्पू यादव ने कैंची चुनाव चिन्ह मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और लुटेरों पर कतरेगी। हमारा प्रयास होगा कि कैंची बिहार की जनता का अपना चुनाव चिन्ह हो। कैंची इस बार जनता के सामने एक विकल्प के रूप में होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बताना चाहूंगा यहां पर कई राजनीतिक दल जो हैं उनका जो सिंबल है वो यहां पर बदल दिया है। चुनाव आयोग ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को अब कैंची चुनाव चिन्ह जारी किया है। तो वहीं अगर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो उन्हें कड़ाही का सिंबल दिया गया है। आपको बता दें, पहले जन अधिकार पार्टी का चुनावी सिंबल हॉकी था और जीतन राम मांझी की पार्टी का सिंबल टेलीफोन था। इन दोनों दलों के साथ साथ 12 पार्टियों को आयोग ने जो सिंबल है वो जारी किया है। तो चुनाव चिन्ह आवंटन हो चुका है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनावी बिगुल जो है वो भी यहां पर बजता हुआ नजर आ रहा है। और इसके मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम ने अपनी जो तैयारियां हैं उसे भी शुरू कर दिया है। इस बाबत पप्पू यादव ने खुशी जाहिर की है और कैंची चुनाव चिन्ह मिलने पर उन्होंने खुशी को जाहिर करते हुए कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जो जनता है भ्रष्टाचारियों और लुटेरों के पर कतरेगी। इन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि कैंची बिहार की जनता का अपना चुनाव चिन्ह हो। कैंची इस बार जनता के सामने एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों का जो सिंबल है उसे बदल दिया है। नए चुनाव चिन्ह पर तमाम पार्टियों ने अपनी जो प्रतिक्रिया है उसे भी यहां पर व्यक्त किया है। कई पार्टियों ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। और पटना से इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, मिथिलेश मिश्रा। मिथिलेश, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक दलों के जो चुनाव चिन्ह है उसे बदल दिया है। चुनाव आयोग ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह जारी किया। तो अगर जीतन राम मांझी की बात करें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कड़ाही का सिंबल दिया। इन दोनों दलों के साथ साथ कितनी पार्टियों को आयोग ने सिंबल जारी किया है? जी, आपको बता दें कि चुनाव आयोग की यहाँ पर टोटल 12 लोगों को सिंबल को अलग अलग तरीके से उन्होंने जारी कर दी है। खास करके जाप के यानी कि जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव के जो सिंबल पहले हुआ करता था हॉकी से जो खेल करते राजनीतिक खेल खेला करते थे, आज अब उन्हें कैंची दे दी गई है। खास और दूसरी बात जो एक हम पार्टी के जो जीतन मांझी है उनकी जो सिंबल पहले टेलीफोन हुआ करता था, अब उनको कड़ाई के सिंबल दे दी गई है। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो बिहार की राजनीति है, खास करके जो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, खासकर पप्पू यादव हो चाहे आपको जीतन राम मांझी हो, तो उनकी सिंबल को चेंज कर दी गई। इसके अलावा 12 और भी लोग हैं जो नए नए पार्टी है, उनकी भी सिंबल को चेंज कर दी गई है। अब यहाँ बिहार में एक और भी खास बात सामने में अब की बात देखने को मिलेगा। 2020 की जो चुनाव की मामले आएंगे तो उसमें एक जातीयता के रूप में एक और भी पार्टी एक खड़े होने की बातें सामने में आ गई है, जिसमें भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच बनाया गया था। उसकी जो पार्टी है उनको भी एक उन्हें मान्यता दे दी गई। पूरी जन अधिकार पार्टी के ही रूप में उनको मान्यता दी गई है। वो भी अभी अब की बार में चुनाव के दंगल में सामने में दिखाई देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय जन पार्टी को पेड़ का सिंबल दिया गया है और राजनीतिक पार्टी बनाने वाले जो बिहार ब्राह्मण एकता मंच जो आशुतोष को। मिथिलेश, जिस तरह से आपने बताया कि 12 पार्टियों को चुनाव आयोग ने जो सिंबल है वो जारी किए हैं, नए चुनाव चिन्ह मिलने पर जो तमाम पार्टी हैं, क्या उन्होंने अपनी खुशी को यहां पर जाहिर किया है? यहाँ पर अगर बात करें, कल शाम से लेकर के सुबह तक की जो माहौल रहा है, जाप का जन अधिकार पार्टी का पप्पू यादव का एक बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा है कि अब की बार
जिस तरीके से हमने हॉकी खेला, हॉकी खेलने के बाद में 5 साल 2015 में हमने जो हॉकी टीम लेकर किया था वो अब तो विराम हो जाएंगे। लेकिन अब की बार जो पार्टी 243 विधान सीटों पर कैंची छाप चिन्ह पर मैदान में उम्मीदवार जो उतारेगी, उसमें एक उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब की बार जो भ्रष्टाचारी है, जो हमारे जो भ्रष्टाचारी है या जो हमारे सुशासित सरकार के जो लोग भी हैं, उन सभी लोगों के भ्रष्टाचार से निकालने के लिए ही कैंची हमें सिंबल दी गई है। तो कैंची की धार को तेज कर करके अब की बार हमारे जो 243 सीट है उस पर हम लोग बहुत सारे ऐसे सीट होंगे जो आपके कैंची की धार पर हमारे खेमे में आ जाएंगे। जी मिथिलेश, चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की जो टीम है उन्होंने क्या अलग अलग अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो चुनाव की जो तैयारियां हैं, क्या उनका जायजा भी लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, बिहार की विधानसभा चुनाव की तैयारी की जो समीक्षा आयोग ने लिया, केंद्रीय टीम जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने हर तैयारियों को समीक्षा लिया है। खास करके 19 जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जो जिलाधिकारी होते हैं, पुलिस पदाधिकारी होते हैं, उन सभी लोगों की एक साथ उन्होंने बैठक किया। 19 जिलों का एक साथ बैठक किया था, जिसमें भागलपुर में, गया में 2 जगह पर उन्होंने सारा बैठक किया। उस बैठक के दरमियान में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब की बार जो निर्वाचन का बैठक, किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक दल अगर बैठक करता है उस दल में 100 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। तो ये अहम उन्होंने चुनाव पे जो फैसला लिया है, चुनावी समीकरण, खासकर कोरोना काल को लेकर के जो उन्होंने अहम समीक्षात्मक बैठक के दौरान में जो अपनी छन करके बातें सामने मिलाया चुनाव आयोग ने, तो राजनीतिक दलों के साथ सीधे उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा लोगों एक साथ इकट्ठे होकर के नहीं करेंगे। और दूसरी बात तो उन्होंने यही कहा था कि मास्क जरूर वो लगाएं, उसके बाद ही वो बैठक कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने तमाम अपनी जो रणनीति है उसे बना लिया है, तमाम जो अपनी जो कार्य है उसे करना शुरू कर दिया है, और इसी के साथ में कई पार्टियों के जो सिंबल है उसे बदला भी है। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से लेते हैं। राजधानी रायपुर की चारों तरफ सड़कें कम, गौशाला ज्यादा नजर आती है। गौशाला में सड़क ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोगों की आदत बन चुकी है। अब तो लोग भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। भले ही ये हाईवे नेशनल हो, लेकिन लोग गांव की तरह अपनी गाड़ियों को चलाने पर मजबूर हैं, और सरकार भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। सरकार ने गायों की रक्षा के लिए गोधन योजना की शुरुआत की, जिसमें सिर्फ गाय के गोबर से लोगों को लाखों रुपए का फायदा हुआ। ऐसा हम नहीं, सरकारी आंकड़े कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें रायपुर की सड़कों की, तो गौशाला में तब्दील होती हुई ये नजर आ रही हैं। और इस बारे में जब हमने गौ सेवा आयोग के नए बने अध्यक्ष राम सुंदर दास महंत से बात की, तो उनका जवाब पूरी तरह से सरकारी जवाब था। उन्होंने कहा, बरसात का मौसम है, गाय कीचड़ को छोड़कर सड़कों पर बैठना ज्यादा पसंद करती है। इस बयान को किसी भी हद तक जिम्मेदार राजनेता का बयान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद से सम्मानित राम सुंदर दास महंत अपने कामों को भूलकर सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शान में कसीदे पढ़ने में किसी भी तरह की कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहते। तो राजधानी रायपुर का यह हाल आप देख रहे हैं, जहां पर चारों तरफ सड़कें कम बल्कि गौशाला ज्यादा नजर आती है। नरुआ गरुआ घुरुआ बारी, ये उन्होंने नारा दिया है कि नरुआ गरुआ घुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ की यह है 4 चिन्हारी। ये नारा उन्होंने तब दिया था जब वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं थे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार नहीं थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बात को जान करके सुन करके छत्तीसगढ़ वासियों ने बहुत ही विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत दिया। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गाँव में, छत्तीसगढ़ लगभग 20,000 गाँव हैं, और प्रत्येक गाँव में गौठान बनाने का उन्होंने निर्णय लिया, आदेश पारित किया। और आज के तारीख में छत्तीसगढ़ के लगभग 7,000 गाँव में गौठान बन के तैयार है, और वहाँ गौवंशी सुरक्षित और संरक्षित रह रहे हैं। और इस प्रकार के पूरे 20,000 गाँव में इसको बनाने की योजना है। निश्चित रूप से आज के तारीख में गौठान पूर्णतः सब जगह विकसित नहीं हो पाया है, बन नहीं पाया है। इसलिए गौवंशियों को कष्ट जरूर है कि आज
गली में या सड़कों में वो बढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि बरसात का समय है, अन्य जगह कीचड़ रहता है, इसलिए अच्छा जगह पा कर के वो सड़क में बैठते हैं। और लेकिन क्या होता है कि जो वाहन चलाने वाले ड्राइवर हैं वो असावधानी और वाहन चला करके उन गौवंशों को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं। यह बहुत ही दुखद। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर लाइव जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी रायपुर के चारों तरफ अस्थायी गौशाला होने के बावजूद भी गोवंशीय पशु जो हैं वो सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। कई बार इस विषय में अवगत कराने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पशु ऐसे ही सड़कों पर भटकते रहते थे, इसे अनसुना किया जा रहा है। क्या बड़ी वजह जो है वो सामने निकल कर आ रही है? तो आपको बता दें, रायपुर के चारों तरफ जो सड़कें हैं वो कम नजर आ रही हैं, जबकि गौशाला ज्यादा नजर आती है। गौशाला में सड़क ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सब लोगों की आदत में शामिल हो चुका है। अब तो जो लोग हैं वो रास्ता निकाल ही लेते हैं, भले ही ये नेशनल हाईवे हो या, लेकिन जो लोग हैं वो गांव की तरफ अपनी गाड़ियों को चलाने पर मजबूर हैं। और सरकार है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। सरकार ने गायों की रक्षा के लिए गोधन योजना की शुरुआत की है, जिसमें सिर्फ गाय के गोबर से लोगों को लाखों रुपए का फायदा हुआ। ऐसा दरअसल हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े कहते हैं। लेकिन फिर भी रायपुर की जो सड़कें हैं वो गौशाला में तब्दील होती जा रही है। और इस बारे में जब गौ सेवा आयोग के नए बने अध्यक्ष राम सुंदर दास महंत से बातचीत की गई तो उन्होंने जो इसका जवाब है वो सरकारी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है, गाय कीचड़ को छोड़कर सड़कों पर बैठना ज्यादा पसंद करती है। अब इस बयान को किसी भी हद तक एक जिम्मेदार राजनेता का जो बयान है वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद से सम्मानित राम सुंदर दास महंत अपने कामों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शान में कसीदे पढ़ने में किसी भी तरह की कोई कसर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो राजधानी रायपुर के चारों तरफ अस्थायी गौशाला है और इसके बावजूद भी गोवंशीय पशु जो हैं वो सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। कई बार इस विषय में अवगत करवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सड़कें जो हैं वो गौशाला में तब्दील हो चुकी है। सड़कें एक तरह से गौशाला बन चुकी है। गोवंशीय पशु जो हैं वो आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार राजनेता जो हैं वो अपनी भूमिका को सही तरीके से यहां पर निभाते हुए नजर नहीं आते हैं। अब गलियों में ही नहीं, छुट्टा पशु जो है वो हाईवे के बीच सड़क पर किस तरह से अपना आशियाना बना रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसके चलते दिन की ये तस्वीरें, अगर सोचिए रात की ये तस्वीर होती तो रात के समय कितने बड़े हादसे जो हैं यहां पर हो सकते हैं। और सरकार तो गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कहती है, लेकिन जो प्रशासनिक अफसर है उनमें उदासीनता के जो कारण इस तरह की जो समस्याओं का सामना है वो आम जन को भी करना पड़ रहा है। तो राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चारों तरफ सड़कें कम हैं जबकि गौशाला ज्यादा नजर आती है। गौशाला में सड़क ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन अब लोगों की यहां पर आदत बन चुकी है। अब जो लोग हैं वो रास्ता यहां से निकाल ही लेते हैं। भले ही यह नेशनल हाईवे हो, लेकिन लोग गांव की तरह अपनी गाड़ियां यहां पर चलाने के लिए मजबूर हैं। और सरकार भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। सरकार ने गायों की रक्षा के लिए गोधन योजना की शुरुआत की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से गोधन योजना जो है वो मजाक बनती हुई नजर आ रही है, गायें जो हैं वो इस तरह से सड़कों पर नजर आ रही है, और सिर्फ एक आम सड़क नहीं बल्कि ये नेशनल हाईवे है। क्या लगता है किसकी उदासीनता की वजह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है?
तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास का जिस तरह से बयान आया है, वो कह सकते हैं कि एक सरकारी बयान है, लेकिन उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए ताकि जो गौशाला है वो गौशाला में तब्दील हो, ना कि सड़कों पर नजर आए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।